किस्मत ने इस लाइन में भेज तो दिया। हाँ। आप जैसे कुछ प्रेमी लोगों ने मान सम्मान भी दे दिया, लेकिन मेरी रुचि इन चीजों में नहीं है। मेरी रुचि अध्ययन मनन चिंतन में है। अब मैं क्या करूं? आपकी रुचि एक्टिंग में नहीं है? नहीं जी, मेरी एक्टिंग में नहीं है जी। मैं ना फिल्में देखता हूं, ना टीवी चैनल देखता हूं, ना समाचार पत्र पढ़ता हूं, ना ओटीटी देखता हूं। मेरे जैसा कोई मूर्ख आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसकी रुचि ना हो वो इतना अच्छा एक्टर हो, इतना अच्छा प्रेजेंटर हो? अब पता नहीं मेरी किस्मत में इसके जिसमें भी लिखा है कि उसने कैसे लिख दिया है ऐसा कि हो गया, बस सुर निकलने शुरू हो गए। अभी पिछले इंटरव्यू में उन्होंने कहा गाना गाइए, तो मैं गाना किसी और स्केल में गा बैठा। तो मैंने कहा यार अब जरा से एक सेकंड, एक दूसरा टेक ले लो तो मैं सही स्केल ढूंढ लूंगा। मुझे तो किसी ने, जिंदगी ने संघर्षों में इतना मसरूफ रखा कि मैं कुछ सीख ही नहीं पाया बाबू। और जब अब ऐसा लग रहा है कि अब सीखना शुरू किया तो जाने की वेला आ गई। चलता रहता ये क्योंकि आप कई बार कहते हैं कि संघर्ष की कहानी को रोमांटिसाइज नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए। तो क्या आपने इतना जोर लगाया कि संघर्ष की कहानी को रोमांटिसाइज ना करूं, तो एक दूसरी कहानी गढ़ दी कि मैं तो इंटरेस्टेड ही नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो समभाव है मेरा। मेरी रुचि थी नहीं, मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 100 रुपये के पेमेंट के लिए जैन भोजनालय के 40 रुपये थे, वो नहीं थे। तो पिताजी की कंपनी लगी हुई थी, शायद विक्रमगढ़ आलोट में लगी हुई थी या महितपुर में लगी हुई थी, वहाँ गया था मैं। सर्दियों के दिन थे, 72 की शुरुआत होगी शायद। मैं कहा कि मैं अभी आके सारा पेमेंट कर दूंगा पिताजी के पास, फिर वापस लौट ही नहीं पाया। आज तक वो छोटी सी घड़ी, 1-2 बनियानें होंगी, कुछ किताबें होंगी मेरी, कुछ कॉपीज़ होंगी जिसमें रफ नोट्स है, आज तक मेरे पास तो सब खो गया। वो लड़का प्रदीप सक्सेना, हमारे वार्डन के बेटे थे जो आज शायद ग्वालियर में रहते हैं, वो उन्हीं के पास थे सब कुछ। और आप वो छोड़ के आ गए? जाने की स्थिति में ही नहीं था ना। उस टाइम की कई लोगों को खुशबुएं याद रहती हैं जी। आपकी ऐसी कोई याददाश्त? एक कांता करके एक परफ्यूम आया करता था। मुझे परफ्यूम्स का बहुत शौक है, अच्छा लगता, सुगंध बहुत अच्छी लगती है। और सुगंध का जो महत्व है हमारे देश में तो है ही, इस्लाम में सुगंध का बहुत महत्व है, बहुत महत्व है इस्लाम में इत्र का। और उनके जो प्रॉफिट है, जिनको हम अदब से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब और लक़ब देते हैं उनका नाम से पहले, वो तो उनके बारे में कहा जाता था कि उनकी गंध की शक्ति इतनी तेज है कि 10 किलोमीटर दूर से उनका ऊंट आता था, वो कहते थे मेरा ऊंट आ रहा है। तो अगर ये लिटरल सेंस में सुगंध की बात करूं तो भी सुगंध मुझे वैसे ही पसंद है। और मुझे साहित्य में भी सुगंध आनी चाहिए, कथारसिस होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। किसी भी रूप में हो सकता है। अभिनय में अगर देखा जाए तो कॉमेडी देख के शुद्धिकरण हो सकता है, ट्रेजेडी देख के शुद्धिकरण हो सकता है, आपसे बात करके अच्छा लग सकता है, वो शुद्धिकरण है। आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। उसको अंग्रेजी में कैथारसिस कहते हैं, द पर्गशन ऑफ इमोशंस, जिसको डिफाइन किया गया है। तो आपका ये कि मैं एक कहानी गढ़ ली, नहीं, कोई कहानी नहीं गढ़ी। कहानियां तो 71 साल में पता नहीं कितनी कहानियां हैं बाबू। आपने तो सिर्फ यही रूप देखा कि कहानी गढ़ ली है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पर। ये जब आप मुंबई गए फिल्मों में काम करने, तो काम में नाम कमाना था? नहीं, पैसा कमाना था। माया, महाठगनी, क्या जानी, टेंटों में सारी जिंदगी गुजारी। 4 साल एनएसडी में गए और वहाँ से जब बुलावा आया तो उद्देश्य था कि किसी तरह से यार एक घर बन जाए। सारी जिंदगी भर घर में नहीं मिला है और कुछ भी थोड़ा सा परिवार का वो कर सके, तो उद्देश्य जो था धनोपार्जन करना था। नथिंग रॉन्ग इन इट। और क्योंकि अगर नाम कमाना नहीं, और माध्यम क्या था? माध्यम क्या था भैया? ठुमके लगा सकते हैं, नाच सकते हैं, अच्छा डायलॉग बोल सकते हैं, यही माध्यम था ना। अब तो जिस माध्यम में सहारा मिला उसी माध्यम में आपको पैसा कमाना है। हम तो वो नहीं थे कि बंदूक लेके किसी को मर्डर कर दे। ये मेरी किस्मत थी। लेकिन जो वो नाम कमाना ना भी था तो भी नाम तो बदल दिया उसी उद्योग ने आपका। हाँ, क्योंकि 2 आ गया था ना, वो हीरो था, वो जो उम्र में मुझसे छोटा है। तो वो शबाना आजमी के घर पे वो भी आता था। शबाना आजमी ने हमें भी शरण थोड़ी सी हेल्प की है। तो भाई क्या कि 2
अनिल है तो तुमको नाम बदलना पड़ेगा। हमने कहा कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, वो हीरो मटेरियल था, हम तो जीरो भी नहीं है। तो हमने कहा हम अपना नाम बदलते थे। और वैसे भी अपनी कंट्री में अनीस नाम हो, अनवर नाम हो, अनुराग नाम हो, अनुपम नाम हो, तो उनको निकनेम जो है अन्नू हो जाता। आपका निकनेम है कुछ घर पे? जी नहीं, इत्तेफाकन नहीं है। नहीं, माताजी पिताजी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात। बहुत लोगों के लेकिन निकनेम होता है, घर का नाम कुछ और हो जाता है। तो आपका घर का नाम अन्नू ही था? अन्नू सब बुलाते थे, माताजी पिताजी अन्नू बुलाती थी, तो अन्नू ही नाम रख दिया। अब जो हमारे बहुत सारे लोगों के निकनेम है जो आपको भी पता भी नहीं होगा कि अपना क्या नाम से, जो बच्चन साहब है उनका नेम मुन्ना था। हाँ, घर में मुन्ना था। और आप ताज्जुब करेंगे कि मैं बड़ा चाहता हूं, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, मेरे को बड़ा प्यार करते थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, उनका घर का नेम गुड्डू था। गुड्डू भैया। तो अन्नू कर लिया उन्होंने। कोई तो इस तरह से अनिल कपूर से अन्नू हो गया। हाँ जी, क्या फर्क पड़ता है साहब, वो उसकी किस्मत उसके साथ है, मेरी किस्मत मेरे साथ है। अच्छा, अगर आप पहले आए होते और पहले वो नाम एस्टैब्लिश्ड होता आपका और उनको नाम बदलना होता, तो आज दोनों की किस्मत कहाँ होती? नहीं, मेरी किस्मत तो जहां है वहीं होती, जो लिखा गया था वही होता। और क्योंकि नाम मुझे बदलना था, उसको नहीं बदलना, तो ऐसे कुछ नहीं चेंज होता। मैक्स फ्रिश का एक प्ले जरूर पढ़िएगा, द बायोग्राफी अ गेम, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग प्ले, जब भी समय हो और मूड हो तो वो प्ले जरूर पढ़िएगा आप। उस बायोग्राफी गेम में एक कपल कहता है कि एक बार जिंदगी दोबारा जिए, एक बार दोबारा मौका मिल जाए। पता चलता है मौका मिल भी गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि वहीं पे आके खड़े हो जाते हैं। तो कुछ नहीं होता। तो ये जो परिस्थितियों की आप बात करें कि भाई वहाँ गए, आप फिल्मों में गए तो आप पैसा कमाने गए, उसके बाद फिर फिल्मों में एक्टिंग की आपने, टीवी हुआ, रेडियो हुआ, इतनी सारी जो चीज़ें होती चली गई, शोज़ होस्ट किए आपने जो लेजेंडरी शोज़ बन गए, वो सब भी पैसे के लिए ही होता चला गया या एक के बाद एक लाइनअप होता चला गया? क्योंकि यही मेरा प्रोफेशन था, यही मेरा व्यवसाय है, यहीं पे मुझे धनोपार्जन करना है, यही इसी धन की वजह से मुझे, मेरा साइड बिजनेस तो कोई है नहीं। तो जिन जिन विधाओं को मिलता चला गया, मैं तो कहता दुकानदारी खोली हुई अच्छी बात है, काफी आइटम थे। बॉस अगर एक्टिंग के भरोसे रहता तो गड़बड़ हो जाती, तो भैया ठुमके भी लगा लिए, अच्छा बोलना, एंकरिंग भी कर ली शुरू से, ठीक है। तो जहां मौका मिल गया वहां पे कर लिया, बस खत्म हुआ। और कोशिश की, कोशिश क्या, हर संभव कोशिश की, गलत काम नहीं करूं मैं, बस। संघर्ष जो भी था, या संघर्ष तो हमेशा रहता ही है, बिल्कुल सही बात है भाई। तो वो जो संघर्ष है उसमें कभी आप में कड़वाहट नहीं दिखी उसको लेकर ना? क्या कड़वाहट इसलिए नहीं है क्योंकि कौतूहल है, मतलब क्यूरियोसिटी कड़वाहट को खत्म कर देती है? ना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये संघर्ष जो आ रहा है, और कभी किसी समय दुख की कोई फीलिंग आती है, फ्रस्ट्रेशन की अगर फीलिंग आती तो इतनी पर्सनल होती है, और अगर कभी आंसू छलक भी जाते तो मैं कहता ये छोटी सी बात है, दिस टू विल पास, दिस टू विल पास। एक आशा है, और अब तो आशा किस चीज में बदल गई है कि बस चैन से निर्गमन हो जाए। पहली बार कब आंसू आए थे यहाँ पे, मतलब फिल्मों में या मुंबई में? पहली बार मैं ग्लिसरीन का वैसे इस्तेमाल लेने वालों में से तो नहीं हूँ, जहाँ यकायक एकदम एक सीन के अंदर, वो शायद एक खरी करके एक सीरियल थी जो दोपहर में ट्रांसमिशन आता था। राजेंद्र भाटिया साहब ने उसे, स्वर्गीय राजेंद्र भाटिया जिनको मैं पापा जी कहता था, उन्होंने डायरेक्ट की थी और प्रोड्यूस की थी। मेरे मित्र बन गए बाद में श्री विमल भाटिया और विनय भाटिया ने। तो उसमें एक सीन के अंदर मोती छलक गए थे पहली बार शायद, जहाँ तक इफ व्हाटएवर आई कैन रिकॉल। तो जीवन में किसी डिसअपॉइंटमेंट को लेके? बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, बहुत सारे रिग्रेट है, बहुत सारे पश्चाताप हैं। अब उनका क्या उनका कसीदे क्या पढ़ने बैठूं, बहुत है, ठीक है। गरज के काट दिए जिंदगी के दिन आए दोस्त, ये फिराक का शेर है। गरज के काट दिए जिंदगी के दिन आए दोस्त, वो तेरी याद में हो या तुझे बुलाने में। तो जो हो गया जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको कभी लगता है कि बेबाक बोलने पर आपने बहुत कीमत चुकाई है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। मैंने ऐसा कोई बेबाक ऐसी बात कोई नहीं कही है जिसकी वजह से मेरे में कोई दुश्मन पैदा हो गया हूँ। मैं तो मध्यम मार्ग अपनाता हूँ, और बहुत अच्छा है कि मैं इन सब पचड़ों में नहीं हूँ।
ना राजनीति के पचड़ों में, ना धर्म के पचड़ों में, ना किसी ग्रुप के पचड़ों में नहीं हूं। तो मुझे वृहद एक वाइडर पर्सपेक्टिव में जो चीज नजर आती है, जिसका शायद थोड़ा बहुत निष्कर्ष में अध्ययन मनन चिंतन के कारण बता पाता हूं, वो बता देता हूं। उसमें क्या प्रॉब्लम है? अभी पिछले वालों ने उन्होंने पूछा, मैंने लाग लपेट की क्या बात है, ये है, बात खत्म हो गई। कुछ भाई जो दो चार कंट्रोवर्सीज बार बार आपके साथ जोड़ी जाती हैं, आप कई बार उनकी क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं, तो आपको लगता नहीं कि ये मैंने फिर बोली क्यों दिया था इतनी? नहीं, कुछ नहीं, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया सर, बिल्कुल कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मैंने, किसी ने पूछा तो मैंने बोल दिया। तो अब उसके बाद उन्होंने अपनी तरफ से मीन मैक ने, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई स्पीक, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल व्हाट यू अंडरस्टैंड। ना, मैंने कुछ ऐसा कुछ नहीं बोला। किसी की व्यक्ति के लिए अपशब्द कभी निकले ही नहीं है ना। आलोचना में और गाली में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आलोचना कर सकता हूं, लेकिन मैं तो आलोचना भी किसी की नहीं करता हूं। इस तरह से किसी की आलोचना करके मैं क्यों बोलूं किसी के बारे में? आपकी जब आलोचना होती है, कभी उस पर कभी दुख हुआ? नहीं सर, मैं पढ़ता ही नहीं ना। मुझे आपकी ताली से मतलब है ना गाली से मतलब है। सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता कि ये कह के 50,000 लोगों ने आपका प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा, या 60,000 लोगों ने गाली दी। सर, ना मैं गाली में इंटरेस्टेड हूँ, ना ताली में इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपना काम करने आया हूँ यहाँ पर। प्रोड्यूसर ने भेज दिया कि भैया इंटरव्यू लेंगे, मैं यहाँ पर आ गया। आप मुझे प्यार से मिले, इससे और बड़ी क्या बात हो सकती है? मैं यहाँ से जगह दूसरी जगह पे चला जाऊँगा, वहाँ पे चला जाऊँगा। लेकिन जैसे आपका परिवार थिएटर में था और नहीं, मेरा परिवार नहीं थिएटर में था। हाँ। कहानी सिर्फ ये है कि मेरे स्वर्गीय बाबूजी जिस परिवार को बिलोंग करते थे, वो परिवार के लोग मिलिट्री में भी थे और रईस लोग थे। और पता नहीं उनको एक शर्मा जी किसी पॉइंट पे मिल गए, हो सकता आज़ादी के कुछ साल बाद मिले हों, और उन्होंने कहा कि मदनलाल कपूर जी एक 25-30 हज़ार रुपये, उस टाइम के 25-30 1948 और 50 के 25-30 एक नाटक नौटंकी खोलते हैं। जी, मेरे फादर को क्या मतलब था सर? कपूर पेशावर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से लॉ किए हुए वो, और लॉ करने के बाद उन्होंने कहा, अपने पिताजी को कह दिया होगा, मेरे स्वर्गीय दादाजी डॉक्टर कृपाराम कपूर आर्मी में कर्नल थे। बहुत अल्प आयु के अंदर वो गुजर गए, और 5 साल लंदन में रहने के बावजूद, मतलब आप ताज्जुब करिए कि ना शराब को स्पर्श किया, ना मदिरा पान किया, ना नॉनवेज को स्पर्श किया, ना धूम्रपान, किसी चीज को नहीं। वो पक्के आर्य साहब। मेरी जो दादी सीगी मेरी, वो जंग दी सीगी, और जंग के लोग बड़े विराट और बड़े विकराल रूप रखने वाले होते हैं। लेकिन मेरे परदादा थे लाला गंगाराम कपूर, वो फ्रीडम फाइटर थे और पैसे वाले थे। पिता तो इस परंपरा के आदमी को एक शर्मा जी मिल गए, उन्होंने कहा जी आप नाटक नौटंकी खोल लीजिए। इनको पता नहीं क्या कुछ आया, इन्होंने कोई 10-20 हज़ार रुपए लगा दिए। अच्छा, सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे लगाया? सर, मुझे नहीं लगता कि बिजनेस के तौर पर भी लगाया हो, पता नहीं क्या है सर। अमीर आदमियों के बेटे थे। बाबूजी जब थे तो कहने लगे मुझे 2 रुपए रोज पॉकेट मनी मिला करता था। मैं क्या बाबूजी 2 रुपए रोज? जब बड़े बड़े लोगों की तनख्वाह 10 रुपए पर मंथ हुआ करती थी, तब उनके दादाजी जो मेरे परदादा थे, वो मेरे बाबूजी को 2 रुपए रोज पॉकेट मनी थे। मैंने कहा बाबूजी आप तो तभी से स्पॉइल्ड चाइल्ड थे। और क्या था, मेरी दादी के 4 बच्चे 5 बच्चे थे। मेरी दो बुआ, एक बड़ी बुआ और एक ताया जी, और 4 बच्चों को आप सोचिए, बहुत जल्दी विधवा हो गई मेरी दादी, लेकिन कैसे पाला है, बहुत डिसिप्लिन के साथ। तो जब उनके बेटे ने, मेरे पिताजी ने, ये नाटक नौटंकी था, तो वो तो उन्होंने तो कहा ए मधु, और घर से निकाल दिया और निकाला। मेरी माँ भी पीछे चलने लगी, तू किथे जाती है। ये वो टाइम था जब घर में आने वाली बहू को उसके गांव के नाम के हिसाब से बुलाया जाता था। तो मेरी दादी मेरी माता जी को, वे बामणी, गल सुन, बामणी, मेरी मदर ब्राह्मण थी, तू किथे चली? तो मेरी मदर ने कहा जिथे ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤ ਜਾਂਦਾ है। बंगाली होते हुए भी वो पंजाबी और मराठी और गुजराती बहुत अच्छे हैं। इस बात को वो टॉलरेट नहीं कर पाई। बहू किधर जाएगी? बहू को पंजाबी में नू कहते ने, है ना जी, तू किधर जाएगी? तो इस बात पे मेरी दादी माता जी से भी
तो घर की जो संपन्नता थी वो गरीबी में बदल गई।